टीम कोरिया में उनके पास क्या था? जो बेघर दिखने वाला व्यक्ति था, कोबरा काई और बिग टाइगर। टीम जापान में उनके पास 4 उन्मत्त शिकारियों ने बड़ी बड़ी बातें की। कहा कि वे कोरियाई लोगों को हराने वाले हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं जिनवू कहाँ है, चिंता मत करो, वह अपनी एंट्री करने वाला है और यह ऐतिहासिक होने वाला है। जिनवू ने तुरंत देखा कि गोतो लड़ भी नहीं रहा था, वह सिर्फ सबको देख और विश्लेषण कर रहा था। इस बीच डोंगवूक ने बीस्ट मोड सक्रिय किया और मैच तुरंत शुरू हो गए। बेक ने नकाबपोश व्यक्ति के खिलाफ मुकाबला किया, जबकि बाकी सबने पूरी ताकत लगा दी। लड़ाई की शुरुआत एक आदमी गैटलिंग बंदूक से हुई। बस माहौल सेट करने के लिए ताई ग्यू स्पीडस्टर से घिरे जा रहे थे, लेकिन घबराने के बजाय उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी की गति को उनके खिलाफ उपयोग किया। इसी दौरान एक मना तीर टॉप नॉच आदमी को लगभग चौंका ही दिया और उसने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया कि वे पहले ताई ग्यू पर ध्यान दें। लेकिन यह सावधानी को छोड़ने का समय नहीं था। उन्होंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए नजर हटाई और उनके चेहरे पर लगभग एक उड़ता हुआ किक आ ही गया। कोरियाई सबसे मजबूत जादुई पत्थरों का उपयोग करके अखाड़ा बनाया गया था, लेकिन ये शिकारी इसे ऐसे फाड़ रहे थे जैसे यह कागज हो। जापानी शिकारी जानते थे कि बेक सबसे बड़ा था और अगर वह पास आ गया तो वह केवल उनकी कलाई को पकड़ता नहीं, बल्कि उन्हें 2 टुकड़ों में तोड़ देता। आई पैच वाला आदमी पहले से ही घबराया हुआ था, लेकिन बेक के रूप बदलने के बाद वह शायद कहीं और होना चाहता। लड़ाई गंभीर हो गई। कराटे किड को टॉप नॉट वाले आदमी ने जमीन पर पटका। ताई ग्यू पूरी तरह से और काय लड़का अपनी जान बचाने के लिए बेक से भाग रहा था। इस बीच चा अपने प्रतिद्वंद्वी को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रही थी। वह इतनी सहजता से चल रही थी कि उन्होंने उसे बैलेरिना कहा। अपने प्रतिद्वंदी को हराने के बाद वह बेक की मदद करने के लिए दौड़ी, लेकिन कायर ने उसे पीछे से हटाने की कोशिश की। बड़ी गलती। उसने उसे इतनी जोर से मारा कि वह लगभग अखाड़े से बाहर उड़ गया। लेकिन अब चीजें गंभीर हो रही थीं। उसने बरसरकर मोड सक्रिय कर दिया, जिसका मतलब था कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई बाहर नहीं हो जाता। और गोटो की कोई परवाह नहीं थी। एक बिट कुमामोटो इतना तेज था कि चा के लिए उसका पीछा करना मुश्किल हो गया। उसने अपने आंदोलनों को छिपाने के लिए धुएं का उपयोग किया और वहां से जाने के लिए, मारने के लिए। लेकिन जिनवू अचानक प्रकट हुए, उसकी चोट को आसानी से रोकते हुए और उस पर चीजों को बहुत दूर ले जाने का आरोप लगाया। कुमामोटो गुस्से में था, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, जिनवू ने उसे जकड़ लिया था। गोटो हैरानी से देख रहा था। यह लड़का सिर्फ एक नौकर नहीं हो सकता था। जिनवू ने चा की तरफ मुड़कर कहा कि उन्हें इसे हार मान लेना चाहिए, क्योंकि बैग पहले ही बाहर हो चुका था। लेकिन अब चीजें और भी दिलचस्प हो रही थीं। गोटो का सहायक आगे बढ़ा और जिनवू को गोटो से लड़ने के लिए निमंत्रण दिया। अनुवाद की जरूरत नहीं थी। यह स्पष्ट था कि वह क्या चाहता था। और क्योंकि जिनवू अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता था, दानव महल जीतने के बाद वह नहीं पीछे हटने वाला नहीं था। लेकिन गोटो को जिनवू के चेहरे की वह मुस्कान पसंद नहीं आई। अनुवादक ने संदेश पहुंचाया। जिनवू ने स्वीकार किया, लेकिन एक के साथ गोटो को पूरी ताकत लगानी पड़ी। यह लड़का बहुत आत्मविश्वासी था और दर्शक हैरान रह गए। कौन होश में ऐसा करके एशिया के दूसरे सबसे मजबूत हंटर को चुनौती देता है? चा जानती थी कि जिनवू अकेले एक रैंक के डेंजर बॉस को हरा सकता है, लेकिन क्या वह गोटो का सामना कर सकता है? उसने बैग से पूछा कि क्या उन्हें इस लड़ाई को रोकना चाहिए। तार्किक उत्तर था हाँ, लेकिन कोई भी इस मुकाबले को छोड़ना नहीं चाहता था। जिनवू ने थोड़ा खिंचाव किया और तैयार हो गया। इससे पहले कि वह पलक झपकाता, गोटो ने उसके चेहरे की ओर एक बड़ा पंच मारा। उसके लिए बुरा था। जिनवू ने सही समय पर बचाव किया और गोटो को समझ आ गया कि यह आसान नहीं होगा। जिनवू यह समझ गया था कि गोटो उन सभी शिकारियों से ज्यादा ताकतवर है जिनका उसने सामना किया था, लेकिन वह सारी ताकत बेकार है अगर आप एक बार भी न कर सकें। रयूजी ने जिनवू की मुस्कान देखकर तुरंत अपनी गति बढ़ा दी। दर्शक पहले से ही हैरान थे कि जिनवू प्रकाश की गति से आ रहे मुक्कों को भी चकमा दे सकता था, लेकिन चा ही एकमात्र थे जिन्होंने इसे समझा। जिनवू अभी तक गंभीर नहीं था। वह केवल गोतो के साथ खेल रहा था, उसकी ताकत को परख रहा था। गोतो को एहसास हो गया कि अगर उसने पूरा ध्यान नहीं दिया तो पूरी ताकत से वह वास्तव में इस बच्चे से हार सकता है। इसलिए उसने सीधे उसे मारने का फैसला किया। उसने एक जोरदार मुक्का मारा जो जिनवू को हल्के से छू गया। जिनवू जानता था कि अगर यह इसी तरह बढ़ता रहा तो उसे फिर से मारो या मरो वाला मिशन मिल जाएगा। इसलिए उसने गोटो की मुट्ठी हवा में पकड़ ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आंख बस बच गई। फिर जोड़ा, मैंने जानबूझकर तुम्हारी कलाई नहीं पकड़ी, क्योंकि मैं इसे इतनी जल्दी खत्म नहीं करना चाहता। उनकी आभा विस्फोटित हुई, पूरे अखाड़े को हिला दिया। लोगों को लगा कि अगर ये दोनों ऐसे ही चलते रहे तो पूरा स्थान मलबे में तब्दील हो जाएगा। इसलिए बैक और चा ने जाकर जिनवू को रोका, जबकि जापानी शिकारी गोतो को रोक रहे थे। आखिरकार जल्द ही जेजू द्वीप पर एक बड़ा छापा होने वाला था। वे मरने का जोखिम नहीं ले सकते थे। आखिरकार हालात शांत हुए और जिनवू ने सबका आकलन पूरा किया। लेकिन पागलपन की बात, इन रैंकेस हंटर्स में से किसी ने भी जिनवू के छाया सैनिकों को अपने पैरों के नीचे छुपे हुए नहीं देखा। जेजू आइलैंड छापे की तैयारी। बाद में जिनवू ने आगामी छापे पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस बीच गोटो फोन पर कह रहा था कि कोरिया के शिकारी जापान के बराबर मजबूत थे। लेकिन फिर सब कुछ, हर कोई, गोतो, चा और बैक, ये सुनकर हैरान थे कि जिनवू छापे में शामिल नहीं हो रहा था। कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आखिरकार इस बार वहाँ 16 रैंक एस हंटर्स थे। जीत सुनिश्चित थी, है ना? उस रात जिनवू घर पहुंचे और घर का बना खाना उनके इंतजार में था। यही कारण था कि वह रेड में शामिल नहीं हो सके। उनकी माँ 4 साल बाद ही जागी थी। वह अब उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे। इस बीच जेजू आइलैंड पर चींटियों की सेना भूखे भेड़ियों की तरह दावत उड़ा रही थी। रानी उन पर नजर रख रही थी, कहते हुए कि उन्हें अन्य जगह जाना होगा। उन्होंने पहले ही सब कुछ खा लिया था, लेकिन फिर उसने जोड़ा, हमें मजबूत सैनिकों की जरूरत है। और उसी तरह उसने अपनी नवीनतम रचना का उद्घाटन किया। यह दुनिया का अब तक का सबसे मजबूत प्राणी है और ज्यादा न बताने के लिए
लेकिन ये चीज शिकारियों के साथ जो करती है, हाँ, ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। ये चीज बस अभी अभी पैदा हुई थी, लेकिन पहले से ही विशाल ऊर्जा विकिरण कर रही थी। इस बीच खबरें पूरे विश्व में फैल गईं। चींटियां विकसित हो गई थीं, अब वे उड़ सकती थीं। लोग इस उड़ने वाले भयानक झुंड से अपने देश की रक्षा करने के लिए जुट गए। और फिर जेजू द्वीप पर छापे का दिन आखिरकार आ गया। छापा शुरू होता है, सभी सैन्य जहाज पंक्तिबद्ध हैं, जबकि पार्क जोंगसू निचले स्तर के शिकारियों को कोरिया की रक्षा के लिए नेतृत्व देते हैं। उसी समय रैंकेस शिकारी अपने परिवारों को अलविदा कह रहे थे। वे हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे थे, खुद जहन्नुम में प्रवेश करने के लिए तैयार। इसे कहते हैं देशभक्ति। यहाँ तक कि कमजोर शिकारियों ने भी राष्ट्र की रक्षा में मदद करने के लिए कदम बढ़ाया। राष्ट्रपति खुद हैरान थे कि कितने शिकारियों ने स्वेच्छा से भाग लिया था। और फिर सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ, बैग का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने देखा कि मिन ब्यूंगू ने आखिरकार कायरता छोड़ दी थी। अब उनके पास एक रैंक एस हीलर था। इस दौरान गोटो की टीम पहले ही द्वीप के केंद्र में पहुंच चुकी थी। उसने आदेश दिया, सभी अपनी स्थिति लें। यहाँ तक कि एक रैंक ए हंटर को पूरी छापेमारी का सीधा प्रसारण करने के लिए कोरियाई टीम के साथ भेजा गया था। लोगों ने सोचा कि यह एक मौत की सजा थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और कहा, चिंता मत करो, मैंने इससे भी बुरी जगहों पर फिल्माया है। हमला दस्ते तैयार थे। राष्ट्रपति ने संकेत दिया। चौथा, जेजू द्वीप छापा शुरू हो गया था। जापानी शिकारी एक अत्यधिक मात्रा में मना का उपयोग कर रहे थे ताकि सभी चींटी सिपाही बाहर आ जाएं, लेकिन उड़ने वाली चींटियों ने सीधा हेलीकॉप्टर की ओर रुख किया और फोर आइज ने आगे बढ़कर कहा, चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। उन्होंने हैंच खोला और जलते हुए तीर चलाए, जिससे चींटियां हवा में ही फट गईं। लेकिन कुछ आतिशबाजी से बच गईं, तो उन्हें काम खत्म करने के लिए एक आग का गोला फेंकना पड़ा। इस बीच चोई बेहद उत्साहित था। आज का दिन आखिरकार वह दिन था जब वे इन चींटियों का सफाया कर देंगे। उतरने का समय आ गया बेबी। जापानी शिकारी चींटी सेना को 1 घंटे तक रोके रखने वाले थे, जिसका मतलब यह था कि उनके पास रानी को हराने के लिए बिल्कुल इतना ही समय था। जापान की नौसेना ने रानी की आज्ञाएं प्राप्त करने से रोकने के लिए अपना व्यवधान संकेत लॉन्च किया। इस बीच महिलाएं झुंड को काटती जा रही थीं, जबकि वह कायर वहां खड़ा था जैसे हेडलाइट्स में हिरण। चोई ने विशाल फायरवॉल के साथ घोंसले का प्रवेश द्वार बंद कर दिया, किसी भी समर्थन को काट दिया। बेक यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी सुरंग रानी की ओर जाती है, लेकिन फोर आइज ने एक बार भी नहीं सोचा, 2 बार उसने उन सभी को आग लगा दी। इस बीच जिनवू के घर पर जिनवू आराम कर रहा था, अपनी दैनिक क्वेस्ट कर रहा था। वे लोग निश्चित रूप से इस छापेमारी को मेरे बिना संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे। इस बीच जेजू आइलैंड पर शिकारी यह संदेह करने लगे कि रानी वास्तव में अंदर है या नहीं। लेकिन फिर चोई ने उन्हें अंडों से भरा एक कमरा दिखाया, जिसका अर्थ था कि वह करीब होनी चाहिए। लेकिन बीच में एक बड़ा अंडा था जो पहले ही फूट चुका था। और आप पहले से जानते हैं कि स्क्वाड घबराया हुआ था। उस चीज से क्या अजीबोगरीब चीज बाहर निकली होगी? केंजो के कंधे पर कट था और रैंकेस हीलर ने पूछा, क्या उसे उपचार की आवश्यकता है? लेकिन मदद करने के बजाय वह उसे चिढ़ाने लगी, कहते हुए, तुम जानते हो कि ये मुफ्त में नहीं होगा, है ना? और वह पैसों की बात नहीं कर रही थी। लेकिन केंजो कुछ पूछ पाता, उसके पहले ही चींटियों का झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगा। ठीक है, तुम्हें बदले में क्या चाहिए? सिवाय इसके कि उसने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब केंजो ने मुड़कर देखा तो उसका सिर पहले ही काटा जा चुका था। भाई, ये क्या हो गया? वे एक ऐसे राक्षस से मिलने वाले हैं जो इतना शक्तिशाली है कि वे काम ना करेंगे कि वे कभी पैदा ना हुए होते। अगर इस अद्भुत सिनेमा पल ने आपकी पसंद अर्जित नहीं की तो मुझे नहीं पता कि क्या करेगा। सब्सक्राइब बटन दबाएं। चलो, इस साल खत्म होने से पहले 1 मिलियन तक पहुंचते हैं और अगला वीडियो मिस न करें। ये सच में धमाकेदार है। आज के लिए बस इतना ही। अलविदा।